28 मीटिंग हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे। उसमें हमने लास्ट टाइम देखा था ब्रेन के बारे में, मिड राइट ब्रेन और मिड लेफ्ट ब्रेन के बारे में तावड़िया जी बता रहे थे। और उनके साथ में जो दो नर्वस सिस्टम जो जुड़ी हुई है, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये दोनों जो है और दोनों का संबंध भी देखा हमने। सिंपैथेटिक जो है वो लेफ्ट ब्रेन के साथ में जुड़ी हुई है और पैरासिम्पैथेटिक है राइट ब्रेन के साथ में। और सामान्य व्यक्ति जो है उसके अंदर भगवान ने दी तो दोनों है, पर एक ही ज़्यादातर काम कर रही है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही काम कर रही है, पैरासिम्पैथेटिक अभी इतनी काम नहीं कर रही है। तो योग का हेतु ये है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को किस तरह जगाया जाए, किस तरह एक्टिव किया जाए, ताकि हमारा जो इवोल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट हो। इवोल्यूशन जो है वो इसके लिए इसके अंदर ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। देखो, योग के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम डायरेक्टली उसमें कुछ नहीं करते अपने सुधार के लिए। जैसे कि भाई बहुत गुस्सा आ रहा है कि और कोई बहुत प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल या अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो लोग क्या करते हैं कि उसके लिए तरह तरह की टेक्निक अपनाते हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट काम करते हैं। कोई अवेयरनेस की बात करते हैं, कोई ये बात करते हैं। पर योग एक ऐसा मार्ग है कि जिसके अंदर हम कोई भी हमारे जो दुर्गुण है या वीकनेस है, वो वीकनेस के ऊपर हम डायरेक्ट काम नहीं करते, पर हम योग द्वारा ऐसी शक्तियाँ, ऐसे सेंटर्स, ऐसी नर्वस सिस्टम जगाते हैं कि जो अपना काम कर लेती है और उसके द्वारा ऑटोमेटिक परिवर्तन आता है। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है। पर वो योग सच्चा योग या साइंटिफिक योग होना चाहिए, क्योंकि जो रूटीन में जो हम करते हैं या जो सो कॉल योगा है उससे ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए साइंटिफिक योग का अभ्यास करना पड़ेगा। तो जो जो हमारे डोरमेंट जो अंदर सेंटर्स, नर्व्स वगैरह पड़े हैं, वो सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे और उसके द्वारा ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाएगा। या फिर तावड़िया जी के साइंस के हिसाब से कहें तो जो हम आज नॉर्मली 2:4:8 के रेशियो से जी रहे हैं, तो धीरे धीरे करके एक दिन अपने आप में 5:2:1 का रेशियो बन जाएगा। तो वो करने के लिए 5:2:1 करने के लिए अभ्यास ही करना है। सिंसियरली, डिलीजेंटली अभ्यास करते जाएंगे तो ये सारा परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन का आधार जो है हमारी साधना की तीव्रता के ऊपर, जितनी तीव्रता से साधना होगी इतना जल्दी परिवर्तन आएगा। ये प्राकृतिक नियम है। तो इस तरह हमें आगे चलना है। तो लास्ट टाइम हमने ये सब देखा था, सिंथमेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, और ये दोनों की पैर मिला के ब्रेन के अंदर, थैलेमस के अंदर 72,000 पैर अंदर जाती है। अब ये फिजिकल के अंदर है 72,000 पैर और थैलेमस और सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक वगैरह। अब इसी तरह एस्ट्रल के अंदर भी है। एस्ट्रल के अंदर जो ये एरिया है उसको सहस्त्रार कहते हैं। जो एरिया थैलेमस जो है, थैलेमस एरिया के अंदर सहस्त्रार और बिंदु, ये दो चक्र आते हैं। और जिस तरह यहाँ सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक की जो नर्व पैर होके ऊपर जाती है, इसी तरह कुछ जो हमारी नाड़ियाँ हैं, मेरिडियंस, वो सहस्त्रार के अंदर जाती है। तो जैसे कि कोई योगी है या योग साधक है, तो मूलाधार से प्राण को ऊपर उठाता है, तो वो कुछ चैनल द्वारा सीधा जो है वो ब्रेन के अंदर चला जाता है। मतलब कि ये थैलेमस के एरिया तक वो चीज़ पहुंच सकती है। प्राण जो है वो मूलाधार से लेके ऊपर सहस्त्रार तक जाता है और एक उसको इस चीज़ का अनुभव होता है। मतलब कि फिजिकल के अंदर जो है वो नर्व्स है और ये थैलेमस का एरिया है। एस्ट्रल के अंदर जो है वो सहस्त्रार का एरिया है और नर्व्स के
बदले में वहाँ नाड़ियाँ है, चैनल्स हैं। तो ये सब चीज़ को हमें समझना चाहिए और इस तरह हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। अब लास्ट टाइम हमने 91 पेज के ऊपर जो पैराग्राफ पढ़ा था वो फिर से पढ़ते हैं। If the right midbrain is developed, the parasympathetic system will get developed. The sympathetic system is governed by the left midbrain and the parasympathetic system is governed by right midbrain. तो ये राइट मिडब्रेन जब डेवलप होता है तो उसके साथ में ये पैरासिम्पेथेटिक जुड़ी हुई होती है, तो वो पैरासिम्पेथेटिक को भी वो डेवलप करती है। मतलब वाइस वर्सा है, पैरासिम्पेथेटिक डेवलप होगी तो राइट ब्रेन डेवलप होगा और राइट ब्रेन डेवलप होगी तो ये होगा। और लास्ट टाइम हमने एक ये चीज़ भी देखी थी कि ये राइट मिड ब्रेन को अगर एक्टिवेट करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो है वो विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज है। होपफुली मैंने 5 प्रकार की वो टेक्निक भी बताई थी, तो होपफुली आपने प्रयोग किया होगा। तो वो करने से आपके राइट मिड ब्रेन बहुत जल्दी जाग जाएगा और इसके साथ साथ में पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम भी काम करने लगेगी। तो यहाँ जो है वो इस तरह ये सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो लेफ्ट मिड ब्रेन से गवर्न होती है और पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम जो है वो राइट मिड ब्रेन से गवर्न होती है। और मुझे ऐसा लगता है, हालांकि किताब में नहीं लगता है, पर जो एंटी क्लॉकवाइज जो चक्र है हमारे अंदर वो जो है वो सिंपैथेटिक के साथ जुड़े हुए हैं और जो क्लॉकवाइज चक्र जो है वो पैरासिम्पेथेटिक के साथ जुड़े हैं, ऐसा मुझे लगता है, पर मैं श्योर तो नहीं कह सकता। This is the reason why all the important junctions or glands or plexus or chakras have half sides working as per sympathetic system of nerves and the other half as per the parasympathetic nervous system, parasympathetic system of nerves. अब अगर आपने योग सूत्र तावरिया जी का देखा होगा तो उसके अंदर जो चक्रों का वर्णन आता है उसके अंदर उन्होंने चक्र के 2 पार्ट बताए हैं। तो कुछ चक्र जो है वो अपने आप में 2 पार्ट में है और कुछ चक्र जो है वो पैर में होके 2 पार्ट बनते हैं। जैसे कि मूलाधार और स्वादिष्ठान है वो इंडिविजुअल चक्र, पर वो पैर में है, उसका जो काम काज का जो ये है वो पैर में होता है। तो मूलाधार स्वादिष्ठान एक पैर है। उसी तरह मणिपुर और कुंडली चक्र ये 2 जो है वो भी सेपरेट चक्र है, फिर भी वो पैर में काम करते हैं। मतलब पैर में मतलब कि जब मणिपुर चक्र का काम खत्म होता है तब फिर कुंडली चक्र का काम चालू होता है, तो इसलिए ये इस तरह काम करते हैं। अनाहत चक्र के तो 2 पार्ट है ही, तावरिया जी ने बताया है, लेफ्ट और राइट। इस तरह विशुद्धि चक्र जो है उसके भी एंटीरियर और पोस्टीरियर इस तरह 2 पार्ट थे और ब्रेन के अंदर बिंदु और सहस्त्रा वो साथ साथ में है। तो ये जो चक्र है इस तरह आधे इसलिए ये है, एक पार्ट इसलिए है कि जिसके जो सिंपैथेटिक नर्व के साथ जोड़ा हुआ है और दूसरा जो आधा पार्ट है वो पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए आगे जाके जो साधना करनी होती है उसके अंदर जब चक्र रोटेशन होता है तो नीचे से मूलाधार से लेके पहले राइट साइड का पूरा कर लेते हैं, फिर नीचे जब ऊपर जाके नीचे की ओर जब आते हैं सर्किट बनाने के लिए तब दूसरा पार्ट जो है उसका आधा पार्ट उसकी शुद्धि होती है। तो इस तरह का पूरा मेरिडियन का मार्ग तावरिया जी ने योग सूत्र के अंदर बताया है। हालांकि बहुत कठिन है और बहुत आगे की प्रैक्टिस है, उसके पहले बहुत कुछ और काम करना पड़ता है, पर ये सारी चीज़ जो है वो योग सूत्र के अंदर बताई है। और यहाँ यही बात करते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक 2 जो सिस्टम है उसके साथ ये चक्रों के आधा आधा हिस्से जुड़े हुए होते हैं। द राइट एंड लेफ्ट मिड ब्रेन आर कनेक्टेड बाय सर्टेन टिश्यूज एंड नर्व्स and so the left midbrain will also get developed in certain areas
that are not yet developed, and certain important points in the entire body will be activated and new activities will start in the body system. अब ब्रेन जो ऐसा है कि एक ब्रेन जो है वो पूरा मास जो है उसका वो कनेक्टेड है, ब्रेन के अंदर सेक्शंस है पर सेक्शंस इंडिपेंडेंट नहीं है। ब्रेन के 4 हिस्से तावरिया जी ने भी बताया है सेक्शंस, पर वो चारों हिस्से मिलके काम करते हैं तब ब्रेन की पूरी प्रोसेस बनती है। इसी तरह जो ब्रेन के अंदर लेफ्ट मिड ब्रेन और राइट मिड ब्रेन है वो भी कनेक्टेड है, कुछ कुछ जो टिश्यूज़ वगैरह नर्व्स टिश्यूज़ के दोनों के साथ जुड़े हैं, तो एक दूसरे का प्रभाव हमेशा ये चक्रों के ये ब्रेन के ऊपर पड़ता है। तो जब जब हम राइट मिड ब्रेन को एक्टिवेट करने का प्रयत्न करते हैं तो उसके साथ में थोड़ा सा लेफ्ट मिड ब्रेन का भी एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। ये उसका फ़ायदा है क्योंकि एकदम सेपरेट नहीं है, ये कनेक्टेड है। तो राइट मिड ब्रेन पर जब काम करते हैं तब उसका एक फ़ायदा ये मिलता है कि साथ में थोड़ा लेफ्ट मिड ब्रेन भी डेवलप हो जाता है, और उसके साथ में जो बॉडी के अंदर कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी साथ में ये साधना के साथ में या उसके साथ में जो सिस्टम जुड़ी हुई है जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, तो ये सब एक्टिवेट होते हैं। तो दूसरे पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बॉडी के अंदर है वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं और बॉडी के अंदर दूसरी और कोई नई नई सिस्टम्स काम करने लगती है। दूसरी या यूँ कहें कि बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस अपने आप में आता रहता है। जैसे कि कोई व्यक्ति के अंदर बॉडी ज़्यादा हैवी है तो वो व्यक्ति जो है वो ज़्यादा वजन है, हैवी है, तो वो कम होता जाएगा। या फिर जैसे कि भूख है, प्यास है, वो अपने आप में धीरे धीरे कम होती जाएगी, नींद अपने आप में कम होती जाएगी, फिर भी फ्रेशनेस तो वही की वही रहेगी। तो ऐसे ऐसे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, पर वो कब आते हैं कि जब बॉडी के अंदर के सेंटर्स जो है वो डोरमेंट है, वो जाग जाते हैं, तब ये सारी चीज़ें जो है वो काम करने लगती हैं। द कनेक्टिव नर्व्स एंड टिश्यूज कैन बी कट ऑफ and the two midbrain, left and right, can be disconnected with certain apparent results, but such disconnections can be for better or for worse. In case of certain diseases, it may prevent spread, but may prevent also development. अब ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो दोनों को अलग भी किया जाता है। तो दोनों का बीच में जो टिश्यूज़ वगैरह है उसको कट कर देते हैं, उसको उसकी जो नर्व्स है उसको काट देते हैं, तो वो जो है वो दोनों अलग हो जाएंगे। तो नॉर्मली कोई ऐसा केस बनता है कि ऐसा डिसीज़ होता है जैसे कि कोई ब्रेन के हिस्से में कैंसर फैल गया है तो या कैंसरियस सेल्स डेवलप होते हैं, तो वो आगे न बढ़े इसीलिए थोड़ा इसको कट करना पड़ता है ताकि वो दूसरे जो अच्छे सेल्स है वो कैंसर वाले ना बन जाए। तो इस तरह का करना पड़ता है, पर इसके कारण जो डेवलपमेंट का जो चांसेस होता है वो भी फिर बंद हो जाता है, क्योंकि ये कनेक्टेड टिश्यूज़ है इसीलिए एक दूसरे पर प्रभाव होता है और वो जो है उसके द्वारा उनका दोनों का डेवलपमेंट कुछ हद तक होता है। पर जब वो कनेक्शन ही टूट जाता है तो एक फ़ायदा होता है कि भाई चलो कैंसर वाले सेल्स आगे नहीं बढ़ेंगे, पर दूसरी ओर ये भी होता है कि उसका जो डेवलपमेंट है वो अटक जाता है। When parasympathetic system develops, it will work as a corrective system. ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए योग के अंदर इसका इतना महत्व है कि जब वो काम करती है तो वो जैसे कि वो एक करेक्टिव सिस्टम के रूप में काम करती है। करेक्टिव सिस्टम मतलब कि जो जो अंदर कमियां हैं, जो जो कुछ बाकी है उसको वो पूर्ण करने का काम करते हैं, वो करेक्टिव सिस्टम है। या जो खामी है वो जो उसको जो भरपाई करना है, उसको जो पूर्ण करना है, वो काम जो करती है उसको वो करेक्टिव सिस्टम से। हम करेक्टिव मेथड्स, करेक्टिव ये टेक्निक वगैरह जानती है,
वो तो इसका एक पार्ट है, पर ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है उसको करेक्टिव सिस्टम कहा जाता है। उसमें सब हमारी जो प्रक्रिया है वो सब प्रक्रिया आ जाती है। फॉर यू मे नो दैट द एक्टिविटी ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम मेक्स अ पर्सन लाइव इन वर्ल्डली सेंस and make that person act only on the basis of automatic reflex action, and the ratio in brain section 1 in the fore or front brain will be 2482 in the intellectual, emotional, sex and movement center. अब जो ये जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो सामान्य आदमी के अंदर काम करती है, तो सामान्य आदमी का अंदर इतना डेवलपमेंट नहीं होता है, और इसीलिए सेक्शन 1 जो ब्रेन का पार्ट है उसके अंदर जो 4 सेंटर है, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सेक्स और मूवमेंट सेंटर, उसका रेशियो 2482 या 2000, 4000, 8200, 2000 का ही रहता है। और इसीलिए वो व्यक्ति के अंदर कोई थिंकिंग जैसा नहीं होता है, उसका जो प्रोसेस पूरी होती है वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर ही होती है। और वो हमने पीछे हम जान चुके हैं कि भाई ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन क्या मतलब कि एक चीज़ हुई कि दूसरे उसके सामने तुरंत रिस्पॉन्स आ गया, रिएक्शन आ गया, बिना सोचे बिना समझे। और वो दोनों लेवल के ऊपर, फिजिकल और मेंटल लेवल के ऊपर ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन काम करती है। जैसे किसी ने हमारा इंसल्ट किया तो इमीडिएटली हमारे मुंह से और कुछ निकल जाएगा, हम सोचते नहीं उस समय, कोई सोचकर बोलते हैं तो फिर वो रिएक्शन नहीं होता है। पर किसी ने कुछ गलत किया तो तुरंत जो हमारा आता है उसको रिएक्शन कहा जाता है, और उसमें कोई थिंकिंग, रियल थिंकिंग नहीं होती है। और फिजिकल लेवल पर भी ऐसा होता है, हमें कोई चोट आती है तो तुरंत हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। तो फिजिकल और मेंटल लेवल पर जो हमारी प्रक्रिया काम करती है उसको ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब तक आदमी ये 2482 के रेशियो के अंदर जीता है तब तक उसका जो ये है थिंकिंग कहो या उसकी जो पूरी ये है वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में ही फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल के ऊपर बनी रहेगी। द कनेक्शन इज इंट्रोड्यूस स्लोली एंड बाय स्टेजेस एज द राइट मिड ब्रेन डेवलप्स and the parasympathetic system becomes more and more active throughout the entire body system, and then the ratio in the section 1 of the fore or front brain will slowly change to 5:1, and so a person progresses from diagram 1 to diagram 2 stage, and in time if the development continues moves on the diagram 3A stage. And whenever this happens, one is an accepted disciple ready to proceed to diagram 3B stage of intuition, that is can be normal householder, diagram 3A stage, and yet simultaneously can be on the advanced stage of the part of scientific yoga, that is 3B stage. अब ये पूरे पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी बात उन्होंने कह दी है। तो पहली बात ये कहते हैं कि जब राइट मिड ब्रेन का और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जब कनेक्शन होता है तो एंटायर बॉडी जो है उसके अंदर का जो एंटायर बॉडी के अंदर ऐसा चेंजेस आता है, और उसके द्वारा जो ब्रेन का सेक्शन 1 है उसके अंदर जो 4 केंद्र है उसका रेशियो जो पहले 2482 था अब धीरे धीरे करके 5221 बनना चालू हो जाता है। और फिर अगर और प्रोग्रेस होता है तो व्यक्ति डायग्राम 2 से लेके फिर डायग्राम 3A तक जा सकती है। 3A का जो है 2 जो है वो 5221 है, पर 3A जो है उसके अंदर 5221 एस्टैब्लिश हो जाता है। मतलब कि अभी 5221 जो है वो इसके अंदर एक स्थापित हो गया। अभी वो व्यक्ति के अंदर फिर फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। 2482 वाला और 522 वाला 1 में क्या होता है कि फ्लक्चुएशन होता है, पर 5221 जब एस्टैब्लिश हो जाता है तब क्या होता है कि वो 3A का स्टेज बनता है, और अब ब्रेन के ये जो केंद्र जो है वो फ्लक्चुएशन में काम नहीं करेंगे, अब स्थिरता से काम करेंगे। तो ये 3A का
स्टेज तक व्यक्ति आगे बढ़ती है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये उन्होंने बताया है कि जब व्यक्ति 3A का स्टेज पर पहुँचती है तब वो एक्सेप्टेड डिसाइबल बनता है। एक्सेप्टेड डिसाइबल मतलब अब गुरु ने उसका स्वीकार किया है, उन्होंने गुरु ने शिष्य ने इतना काम कर लिया अपने ऊपर कि अब जो गुरु है वो उसका स्वीकार करता है और आगे का जो रास्ता है बताता है। उसके पहले जो है वो एक्सेप्टेड डिसाइपल नहीं कहलाते हैं। वो गुरु सामान्य मार्गदर्शन तो सबको देते हैं और सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, पर जो एक्सेप्टेड डिसाइपल है वो 3A के स्टेज के ऊपर पहुंचता है, वही एक्सेप्टेड होता है। क्योंकि फिर उसे आगे जो साधना करनी है उसके अंदर जो मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो वो फिर अंदर से वो मार्गदर्शन गुरु की ओर से मिलता रहता है और वो एक्सेप्टेड डिसाइपल कहलाता है। और वो इस तरह आगे 3B के स्टेज तक साधक साइंटिफिक योग द्वारा पहुंचता है साइमल्टेनियसली। और फिर ये ऐसा होता है कि वो जैसी ज़रूरत होती है इस तरह वो 3A 3B के अंदर होता है। नॉर्मल हाउस होल्डर के रूप में वो जो जीता है तब वो 3A के स्टेज में जीता है। और फिर जब उसको और अंदर की ओर जाना होता है, मतलब बाहर के व्यवहार बंद करके फिर खाली साधना के अंदर डूबना होता है, तब वो 3B के स्टेज के अंदर वो चला जाता है। तो इस तरह साधना का जो पूरा मार्ग है या डायग्राम के द्वारा उन्होंने इस पैराग्राफ के अंदर बताया। पर पॉइंट इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब राइट मिड ब्रेन और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डेवलप होती है तब ये सारा चेंजेस धीरे धीरे करके आता है। तो महत्वपूर्ण बात इसके अंदर यही है कि हमें किस तरह हमारा राइट मिड ब्रेन डेवलप करना चाहिए और किस तरह हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ये दोनों को किस तरह हम काम कर जगा सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसीलिए आपको विजुअलाइजेशन की टेक्निक बताई है, सिंपल है, कम से कम इससे शुरुआत तो करें, तब जाके कोई दिन ये राइट मिड ब्रेन भी काम करना चालू हो जाएगा तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने चालू हो जाएंगे। ये ज़रूरी है। चलिए आगे अब देखते हैं। Along with this visualizing exercises, the 3-step rhythmic breathing goes a long way. अब इसके साथ में 3 स्टेप तो हम करते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो जैसे कि ये विजुअलाइजेशन टेक्निक ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सारी सिस्टम के अंदर और वेस्ट के अंदर भी विजुअलाइजेशन के तो बहुत सारे प्रयोग होते हैं। पर जो लोग 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं उनको डबल फायदा है, क्योंकि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग का भी यही हेतु है और यही काम करता है या इसमें यही हमें सपोर्ट करेगा कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के साथ में विजुअलाइजेशन करेंगे तो ये जो राइट मिड ब्रेन है वो जल्दी जागृत होगा। दूसरे लोग जिनको 3 स्टेप पता ही नहीं है और खाली ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक फॉलो करेंगे तो उसको रिजल्ट मिलने में देर लगेगी या जितना रिजल्ट मिलना चाहिए इतना नहीं मिल पाएगा। जो 3 स्टेप रिदमिक करता है इसके साथ साथ में जिसका अभ्यास है उसको बहुत जल्दी इससे फायदा मिलेगा। One can, if one so desires, philosophize for an eternity, but one would not progress on the path one step. Sincere hard work is required for quicker progress. तो ये कोई फिलोसॉफी का तो ये मार्ग है नहीं, चाहे कितनी भी फिलोसॉफी कर ले, आत्मा परमात्मा की बात कर ले या इवन ब्रेन के अंदर क्या है, ये नर्वस सिस्टम क्या है, इसकी कुछ भी बात कर ले, हम चाहे थॉरोली इसको समझ भी ले, इससे कुछ नहीं होने वाला। इस मार्ग के ऊपर एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सिर्फ खाली जो कठोर परिश्रम जो लोग करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं सिंसियर, उसके लिए ही ये क्विकर प्रोग्रेस जो है वो पॉसिबल होता है। तो एक ही उपाय है कि कितनी हम धगस से, कितने फोर्स से हम ये कर सकते हैं प्रैक्टिसेस, उसके ऊपर हमारा प्रोग्रेस का आधार रहता है। In the last meeting we have realized the mighty force of incoming impulses. If each impulse is smallest unit of force, even then 3784320000 incoming impulses mean a mighty flow of power in the body system.
तो वो भी लास्ट मीटिंग के अंदर इन्होंने ये पॉइंट बताया था कि हमारे अंदर 1 सेकंड के अंदर 120 जो इम्पल्स आते हैं, तो एक दिन के अंदर इतने इम्पल्स बनते हैं, और 1 साल के अंदर जो बनता है, ये फिगर यहाँ दिया गया है 3784320000। तो इतने इम्पल्सिस 1 साल के अंदर हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। पर और इसलिए ये माइटी फ्लो है, एकदम प्रचंड, जिसको कहते हैं ना प्रचंड प्रवाह। जैसे कहीं हम देखते हैं कि गंगा का किस तरह प्रचंड प्रवाह बहता है, इस तरह ये जो है ये माइटी फ्लो है पावर का, शक्ति का। पर इसमें से बहुत कम शक्ति का, पावर का हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये इतनी सारी शक्ति तो आती है, पर आधे से भी ज़्यादा तो वेस्ट हो जाती है, बहुत कम का हम उपयोग करते हैं। इसीलिए हमारा डेवलपमेंट जो है वो अधूरा रह जाता है। अगर हम धीरे धीरे करके इनकमिंग इम्पल्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना सीख लें, तो हमारे अंदर और ज़्यादा शक्ति आ सकती है। देयर इज़ नो वे in which to make use of this type of electromagnetic force, because our body system in its present undeveloped state, because it is not developed scientifically step by step, cannot make use of this force, and so this mighty force simply leaks out of our body system, as we have noted in our earlier notes. अब ये जो इतना सारा जो ये फोर्स आता है, वो ये एक प्रकार से कहे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इम्पल्सिस का फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। पर क्योंकि हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम अभी तैयार नहीं है वो, और हमने कभी साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप योगा का अभ्यास किया नहीं है, इसीलिए जो अनडेवलपमेंट है उसके कारण ये जो माइटी फोर्स आता है उसका हम कोई उपयोग कर नहीं सकते। करना चाहे तो भी कर नहीं सकते। आज हम ये पढ़ते हैं और इच्छा कर ले कि भाई हम भी इस तरह इसका उपयोग करें तो कितना अच्छा, पर ये इच्छा करने से नहीं होगा। अगर कोई काम किया है और धीरे धीरे करके पूरी सिस्टम को डेवलप किया है, तो फिर ये जो है ये इम्पल्सिस का हम धीरे धीरे करके ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। और इसीलिए ये साइंटिफिक जो योगा है उसका स्टेप बाय स्टेप अभ्यास करना चाहिए। और अभी तो क्या होता है कि जो आता है वो पूरा इसमें से आधा से ज़्यादा तो लीक हो जाता है, और लीक हो जाता है तो फिर उसका कोई फ़ायदा डेवलपमेंट के लिए बॉडी को मिलता नहीं है। दिस इनकमिंग यूनिट्स ऑफ फोर्स, इनकमिंग इम्पल्सिस, मोस्ट ऑफ दिस हैव हायर फोर्स इन देम and our normal activities of left midbrain, or in some rare cases only right midbrain, do not require this higher impulses, and so higher activities cannot take place until the whole body system is developed. अब क्योंकि हमारा जो जीवन जो चल रहा है वो तो लेफ्ट मिड ब्रेन से चल रहा है, और लेफ्ट ब्रेन से जो कामकाज हमें करना है, जिस तरह जीना है, जिस तरह हम जी रहे हैं, उसके लिए कोई ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा यूनिट्स के ये एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो जब आपको आगे कोई प्रैक्टिस, हायर प्रैक्टिस करनी होती है, तब इतने सारे फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये कैसा है कि भाई एक लोअर मिडिल क्लास की व्यक्ति है, तो उसका पगार कैसा थोड़ा कम होता है, पर फिर भी वो अपना गुजारा, जीवन निर्वाह इससे कर लेता है। फिर मिडिल क्लास का लोग होते हैं तो उसका थोड़ा ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं लाइवलीहुड के लिए। अपर मिडिल क्लास वाला है वो उससे भी और ज़्यादा पैसा खर्च करता है अपने जीवन के लिए। तो इसी तरह यहाँ भी है कि हमारे अंदर जो है वो लेफ्ट मिड ब्रेन की जो एक्टिविटी है, इसके लिए ज़्यादा कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ये जो मिलता है, जितना हम 120 से ले सकते हैं, उससे हमारा कामकाज चल जाता है। पर अगर आपको हायर प्रैक्टिस करनी है तो धीरे धीरे करके ये और भी जो इम्पल्सिस है उसका उपयोग करना आपको सीखना पड़ता है। द ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन दैट गोज ऑन अंडर द नेम ऑफ एंड स्टाइल ऑफ थिंकिंग इज ओनली ए न्यूरल प्रोसेस। मतलब कि जिसको हम रियल थिंकिंग कहते हैं, ऐसा तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं। ये
ज्ञान तंतुओं की कामगिरी है। जैसे मैंने बताया ना कि भाई आँख, जैसे आँख से हम कुछ देखते हैं तो एक नर्व जो है सेंसरी नर्व, उससे ब्रेन के अंदर मैसेज जाता है और उसके द्वारा ब्रेन से एक तुरंत इमीडिएटली मैसेज बाहर आता है जो मोटर नर्व से बाहर आता है और हम तुरंत वो क्रिया कर लेते हैं। तो ये न्यूरल प्रोसेस हो गई। और क्या हुआ कि आँख से देखा और कुछ किया तो ये उसके अंदर कोई थिंकिंग कहाँ है, ये तो देखा और तुरंत अंदर से मैसेज आ गया कि ऐसा कर लो, तो ये न्यूरल प्रोसेस ही हुई ना। थिंकिंग के अंदर तो एक रुकना पड़ता है और कुछ प्रोसेस और ढंग से आगे चलती है, तो ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन है। और जैसे हमने एक एग्जांपल भी देखा कि भाई किसी ने हमारा इंसल्ट किया तो तुरंत हमारे मुंह से कुछ गलत निकल जाता है, वो भी न्यूरल प्रोसेस ही है। उसके अंदर कोई ब्रेन की प्रोसेस, रियल थिंकिंग तो बनती ही नहीं है। द फ्रंट कंप्यूटर एंड द रियर कंप्यूटर वर्क टुगेदर to produce all our thinking, which is purely a mechanical neural process we call thinking, and this is all the work of part of our left midbrain and the sympathetic nervous system. तो ये जो कामगिरी जो है ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन की, उसके अंदर ये जो हमारे जो ब्रेन के दो हिस्से काम करते हैं। फ्रंट कंप्यूटर जो है IESM वाला जो पार्ट है सेक्शन 1, और पीछे वाला जो सेक्शन है जहाँ हमारी मेमोरी पड़ी रहती है। तो ये दोनों कंप्यूटर जैसे ही है और वो दोनों कंप्यूटर की तरह उसको अंदर इम्पल्स आता है, मतलब एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी अंदर आई और ये कंप्यूटर जो है वो काम करने लग गए। तो ये प्योर मैकेनिकल न्यूरल प्रोसेस है। इसको नॉर्मल कोर्स में हम थिंकिंग कहते हैं, पर ये थिंकिंग नहीं है, क्योंकि ये अंदर इम्पल्स आया और अंदर प्रोसेस चालू हो गई कंप्यूटर की, और जो प्रोसेस IESM केंद्र द्वारा विचार बन के निकल गया, ये सारी चीज़ को हम थिंकिंग कहते हैं, पर हकीकत में ये थिंकिंग है नहीं। ये तो मिड ब्रेन, लेफ्ट मिड ब्रेन और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट काम कर रहा है। जब थिंकिंग होता है उसके अंदर तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट मिड ब्रेन वगैरह की भी हम उपयोग करते हैं। When the right midbrain is developed and with the parasympathetic system, that is the corrective system, we are only then equipped to do some real thinking if we want to. तो यही बात है कि जब हम अब रियल थिंकिंग जो है वो हमारा कब चालू होगा कि जब ये राइट मिड ब्रेन और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जिसको करेक्टिव सिस्टम भी कहते हैं, वो दोनों काम करने चालू हो जाएंगे, वो सज हो जाएंगे काम करने के लिए, तब ये हमारा रियल थिंकिंग जो है वो बनना, वो होना शुरू हो जाएगा जब हम चाहे तब, इफ़ वी वांट टू। दिस इज वन रीज़न वाई आवर न्यूरल एक्टिविटी विच वी कॉल थिंकिंग कैन नॉट बी कंट्रोल बाय अस। अब जो ये है, जो हमारा नॉर्मल थिंकिंग जो है, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं, न्यूरल एक्टिविटी है, वो इसी कारण कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन कभी भी कंट्रोल नहीं होता है। जैसे मच्छर ने काटा तो इमीडिएटली हमारा हाथ उठ ही जाएगा, हम सोचेंगे नहीं, और ये कोई अंदर ऐसा कोई सोच के दया का भाव नहीं आएगा कि अरे ये मच्छर है, जाने दो, उसको तो नहीं मारना है। वो रिफ्लेक्स एक्शन काम करती, इमीडिएटली हाथ उठ जाएगा, उसको मार देंगे। तो यहाँ जो है वो थिंकिंग जो हमारा ये है, इसमें भी ऐसा ही है, और इसीलिए ये कंट्रोल नहीं होते। रिफ्लेक्स एक्शन कभी भी कंट्रोल नहीं होते। तो किसी ने कुछ गलत कहा, हमने भी सामने गलत बोल दिया, ये सब जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में काम करते हैं। इसीलिए जो इन आदमी के अंदर गुस्सा ज़्यादा है और वीकनेसेस जो पड़ी है, वो कंट्रोल क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में ये सारी चीज़ आती है। किसी ने उसको इरिटेट किया तो गुस्सा एकदम बाहर निकल आया, तो गुस्सा बाहर निकल आया, वो रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में बाहर निकल आया। अब वो कैसे कंट्रोल करेगा? ये तो रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये चीज़, इसीलिए ये चीज़ों के ऊपर काबू नहीं आता है, और लोग माथापच्ची करते रहते हैं, गुस्सा को काबू करो, इसको काबू करो, इसको काबू करो। ऐसे होता नहीं है। ये अंदर से पूरा चेंज लाना पड़ता है, तब जाके ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके शांत होती है। Many have, rather all have the most part of the left midbrain developed, and some few have developed only a part of the right midbrain.
but to develop either only at the expense of the other is not proper state, and hence we state that almost all human beings are not whole or complete. अब जो है सामान्य रूप में हर व्यक्ति के अंदर लेफ्ट मिड ब्रेन जो है वो डेवलप कुछ प्रमाण में भगवान ने कुछ ऐसा किया है कि लेफ्ट मिड ब्रेन जो है वो जल्दी डेवलप हो जाता है। और जो बच्चा सोसाइटी के अंदर जिस तरह बड़ा होता है तो वहीं भी ऐसी एक शक्यता बनती है कि जहाँ लेफ्ट मिड ब्रेन का भी करना ही मिड ब्रेन का ही उपयोग करना पड़ता है। तो बच्चा यही सीख जाता है लेफ्ट मिड ब्रेन का किस तरह, जैसे कि हम स्कूल में बच्चे को डालते हैं रखते हैं तो क्या होता है कि वहाँ उसको ABCD सिखाया जाएगा, 1 2 3 4 सिखाया जाएगा, तो वहाँ बच्चे को लेफ्ट ब्रेन का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो जाने अनजाने उसका लेफ्ट ब्रेन जो है वो धीरे धीरे करके डेवलप होता जाएगा। तो हर व्यक्ति के अंदर इसीलिए लेफ्ट ब्रेन जो है वो तो डेवलप है, पर राइट मिड ब्रेन जो है तो वेरी रेयर किसी किसी के व्यक्ति के अंदर जो कुछ योगाभ्यास करते हैं या किसी ने कुछ पूर्व जन्म में कुछ किया है तो उसकी वजह से उसका राइट मिड ब्रेन काम करता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। पर यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक के सहारे दूसरे का डेवलपमेंट, मतलब कि एक कम ये रहता है और दूसरा ज़्यादा डेवलप हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए, दोनों बैलेंस में होना चाहिए। तो लेफ्ट मिड ब्रेन भी हमें इतना डेवलप नहीं कर देना है कि फिर राइट ब्रेन दब जाता है। देखो जो लोग इतने बहुत सारे जो लॉजिकल होते हैं, जो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, फिलोसॉफी करते रहते हैं, जो ऐसे प्रोफेशन में जैसे कि एडवोकेट वकीलों का प्रोफेशन है जहाँ दिन भर वो आर्ग्यूमेंट ही करने पड़ते हैं, तो इन लोगों के अंदर फिर क्या होता है कि धीरे धीरे करके राइट मिड ब्रेन है वो दबता रहता है। तो एक का तो आपने बहुत ज़्यादा अपने कामकाज से डेवलप कर लिया पर दूसरा दब गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। न कि राइट मिड ब्रेन इतना डेवलप हो जाए और लेफ्ट मिड ब्रेन जो है वो डेवलप ना हो। क्योंकि पुराने संतों को हम देखते हैं तो कई लोग संतों के अंदर ऐसी उनकी पर्सनालिटी थी कि जिसके अंदर राइट ब्रेन को हम इसकी झलक हम पाते थे इनकी बातों के अंदर। और आज भी कोई संत ऐसे होते हैं कि जिनके साथ बात करते हैं तो कभी कभी इनकी बातों में राइट मिड ब्रेन का कोई झलक आ जाती है, पर उनका कई लोगों का संतों का भी लेफ्ट मिड ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं हुआ होता है। तो वो दूसरी चीज़ों के अंदर या कोई साइंटिफिक ढंग से न बात कर सकते हैं न कि वो समझ सकते हैं, और वहाँ उनका एक लिमिटेशन आ जाता है। इसीलिए कोई कोई सिस्टम में तो ऐसा हो, चाहे संत हो फिर भी उसको स्टूपिड सेंट कहा जाता है कि वो उसका दोनों जगह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए उसको स्टूपिड सेंट भी कहते हैं। ठीक है वो तो, पर कहने का मतलब ये है कि एक को दबा के दूसरे का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। When both the midbrains are simultaneously developed, a person reaches the diagram 3A stage or the yoga pratyahar stage, and by further proper progress reaches the diagram 3B stage to proceed to the more difficult and complex state dharana and dhyana, and the person becomes 100% awake. अब जब ये दोनों ब्रेन साइमल्टेनियसली डेवलप होता है तो ऐसी व्यक्ति जो है वो 3A के स्टेज में या जिसको प्रत्याहार के स्टेज में हम कह सकते हैं। तो देखो जो प्रत्याहार के स्टेज में पहुंचा है इसका मतलब है कि इसका लेफ्ट मिड ब्रेन भी इतना ही अच्छी तरह काम कर रहा है और राइट मिड ब्रेन भी इसका इतने अच्छी तरह काम कर रहा है। दोनों ब्रेन का साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट हो चुका है। और जब वही व्यक्ति आगे अभ्यास करती रहती है तो वो 3B के स्टेज के ऊपर जाता है और फिर आगे वो धारणा ध्यान वगैरह का अभ्यास करते हैं, जहाँ उसकी जो अवेयरनेस है वो 100% तक पहुँच जाती है, वो 100% अवेक हो जाती है। तो 100% अवेक का मतलब क्या हुआ? तो अवेयरनेस किसके अंदर पड़ी है? कहाँ से अवेयरनेस हमारे अंदर आती है?
यूडीएम से, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड से। यूनिवर्सल डिवाइन माइंड क्या है? वो कम्प्लीटली अवेयरनेस ही है उसके अंदर। तो जब 3B के स्टेज के अंदर व्यक्ति के अंदर अब यूडीएम काम करने लगता है, उसका जो इंडिविजुअल माइंड है वो शांत हो जाता है। अब यूनिवर्सल डिवाइन माइंड उसके अंदर बहने लगता है, काम करने लगता है, इसीलिए वो 100% अवेक है, क्योंकि यूनिवर्सल डिवाइन माइंड भी 100% अवेक है। तो वही चीज़ हमारे अंदर जब आ जाती है और इंडिविजुअल माइंड शांत हो जाता है तो व्यक्ति फिर 100% अवेक हो जाती है। इस तरह इसको समझना है। व्हाट इज टू बी whole or complete system of body or bodies? It means that when the universal divine mind flows through an individual's thinking instrument or organ, that is brain. The brain is a computer, but not the whole brain, but the front and back brain computer will work and be able to carry out all the millions of neural processes which we term thought processes, which are only a automatic reflex action, and to a lesser extent this also takes place in all lower life, and hence they seem so much intelligent. And the mind should not be involved in these neural processes that go on, but should be kept in its natural state, that is uninvolved in the computer activity of neural processes. अब यहाँ कहते हैं कि भाई ये किसको कंप्लीट या पूर्ण रूप से ये बॉडी अभी बन गया और बॉडी है हमारा, तो कैसे कह सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति का बॉडी अब होल है या कंप्लीट हो गया इसकी सिस्टम, या जिसको तावरिया जी बायोलॉजिकली कंप्लीट कहते थे। तो कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो हमारे अंदर आता है वो जो है उसका काम क्या है कि जो दो ब्रेन है, आगे का या पीछे का, जिसको तावरिया जी कंप्यूटर ही कहते हैं, तो वो उसको वो एनर्जी देता है, उसको वो काम में लाता है। मतलब ब्रेन अपने आप में काम नहीं कर सकता। ब्रेन तो एक जब तक उसके अंदर एनर्जी नहीं दाखिल होती है तब तक वो काम नहीं। जैसे कि हमारा ये लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के अंदर तो सब कुछ है, मेमोरी है, सब कुछ है, पर जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं देते हैं तब तक वो मेमोरी वो एक्टिव नहीं होती है, उसकी प्रोसेस नहीं होती है, और तब तक वो लैपटॉप या कोई कंप्यूटर काम नहीं करता। इसी तरह हमारा जो फ्रंट ब्रेन और पीछे का रियर ब्रेन है वो दोनों कंप्यूटर जैसे ही है। जब तक इम्पल्स अंदर आता नहीं है, एनर्जी अंदर आती नहीं है, तब तक ये दोनों काम नहीं करेंगे। तो जो अंदर यूडीएम आता है इसका काम तो इतना ही है कि बस उसको एनर्जी दे और फिर ये कंप्यूटर अपने आप में काम करना चालू कर दे। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि जो यूडीएम अंदर आया और जो इंडिविजुअल माइंड बना वो फिर ब्रेन की एक्टिविटी के साथ जुड़ जाता है, तब वो जो उसका जो है नेचुरल स्टेट चला जाता है, वो अननेचुरल स्टेट के अंदर आ जाता है। तो होना ये है कि जो हमारा चित्त या इंडिविजुअल माइंड है जो यूडीएम से ही बना है, उसको ब्रेन की प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। वो अगर वो अनइन्वॉल्वमेंट की स्थिति के अंदर रहता है तो ये हमारा नेचुरल स्टेट माइंड का रहता है। जब और पर नॉर्मल कोर्स में तो हम जो जी रहे हैं उसमें तो हमारा 100% इन्वॉल्वमेंट ही है। ब्रेन और माइंड कभी भी वो अलग होकर काम नहीं करते हैं, इसीलिए हम हमेशा आइडेंटिफिकेशन के स्टेट के अंदर ही जीते हैं। आइडेंटिफिकेशन या इन्वॉल्वमेंट मतलब कुछ चिपक जाना, तो चिपक के जीते हैं, और इसीलिए हमारे अंदर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन काम करती है। ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन से ही हम जीते हैं। हमारे अंदर ये जो है नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड डेवलप ही नहीं होता। तो योग की प्रोसेस ये है, योग में हमें ये सिखाता है कि किस तरह ये हमारा इंडिविजुअल माइंड या चित्त है उसको ये ब्रेन की प्रोसेस से अलग किया जाए, और जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड अंदर आ रहा है उसको वही स्टेट के अंदर रखे, तब वो नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड बने। ये बात ये पूरे पैराग्राफ में उन्होंने बताई है। When the universal mind flowing through an individual as the individual's mind,
thus can remain uninvolved. It is supposed to be in its natural state, and in its natural state remains the divine universal mind, though flowing through the individual thinking instrument or organ, the brain, and so in its natural state is in link with the immensity, that is the divine universal mind, and all pervading in the vast universe, and so is able to be in contact with the storehouse of knowledge of the whole universe, and so an individual is able to know anything and everything. अब ये जो स्थिति है, ये 3B की स्थिति की यहाँ बात कर रहा है कि यहाँ जो है ये इंडिविजुअल माइंड जो है, अब यूनिवर्सल माइंड आया और इंडिविजुअल माइंड भी बना, पर वो अनइन्वॉल्वमेंट की स्थिति के अंदर है। वो ब्रेन की स्थिति के साथ में ब्रेन को वो एनर्जी देता है, और इससे जो ब्रेन जो है, वो जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो अपना कामकाज करता है, पर फिर भी वो जो है वो नेचुरल स्टेट के अंदर रह सकता है। और जब वो नेचुरल स्टेट के अंदर रहता है तो क्या होता है कि जो यूडीएम के अंदर जो पूरा ज्ञान जो पड़ा है, क्योंकि यूनिवर्सल नॉलेज जो है वो यूनिवर्सल माइंड के अंदर पड़ा है, तो यूनिवर्सल नॉलेज जो है वो व्यक्ति यूनिवर्सल माइंड द्वारा अपने अंदर ले सकता है। पर ये कब पॉसिबल है कि जब ये अनइन्वॉल्वमेंट की स्थिति में इंडिविजुअल माइंड रहता है। अगर वो ब्रेन की प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व हो जाता है तो ये चीज़ बन नहीं पाती है। इसीलिए इस तरह इसको अलग रखना पड़ता है दोनों को, और फिर हम यूनिवर्सल माइंड से पूरे जगत का जो भी ज्ञान लेना चाहे वो सारा ज्ञान हम ले सकते हैं। तो ये यहाँ उन्होंने 3B की स्थिति की बात की है। Both these processes, that is the neural processes of the front and rear computer of the brain, and second, the divine universal mind process flowing in an individual as the individual's mind, but only in its natural state of the mind. Both these processes can go on simultaneously in an individual at diagram 3A and diagram 3B stage. अब ये दो प्रोसेस है, एक ब्रेन की प्रोसेस है जिसको हम न्यूरल प्रोसेस कहते हैं, या जो फ्रंट और रियर कंप्यूटर की प्रोसेस कहते हैं, और दूसरी जो है वो जो डिवाइन यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो हमारे अंदर आता है और इंडिविजुअल माइंड बनता है, ये प्रोसेस। अब ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली जब चलती है, अलग अलग रूप में साइमल्टेनियसली चलती है, तब नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड बनता है। और ये साइमल्टेनियसली ये व्यक्ति के अंदर दोनों चीज़ चालू रहती है। यहाँ एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप नहीं करती है, या एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्वमेंट इसका नहीं होता है। ये दोनों अपने आप में काम करती है। एक और ब्रेन का काम चालू रहता है जो इंडिपेंडेंटली ब्रेन काम करता है, और दूसरी ओर जो है वो यूनिवर्सल माइंड सेल्फ माइंड के रूप में वहाँ प्रेजेंट रहता है। ये दो चीज़ होती है। ये उसको तावरिया जी 3A 3B का स्टेज बताते हैं। ओनली व्हेन द इंडिविजुअल्स माइंड इज फ्री फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द न्यूरल प्रोसेसेस ऑफ कंप्यूटर ऑफ द ब्रेन, it is in its natural state. That is, the individual mind does not cease to be a part and parcel of the divine universal mind, and one is able to carry out the difficult process of dhyan, dharana, dhyan and samadhi, and not otherwise. And so the owner of such an individual mind becomes the Buddha or true yogi. अब यहाँ जब व्यक्ति के अंदर, जिसको हम बुद्ध कहते हैं या ट्रू योगी कहते हैं, उसकी अंदर की स्थिति क्या होगी? तो कहते हैं कि ये जो अंदर यूडीएम आता है, अंदर यूनिवर्सल डिवाइन माइंड आता है, वो ब्रेन की प्रोसेस के साथ, कंप्यूटर की प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है, अनइन्वॉल्वमेंट होता है, या कहे कि फ्री फ्रॉम ऑल इन्वॉल्वमेंट। सब इन्वॉल्वमेंट जो है ब्रेन का, उसके साथ उससे वो फ्री होता है, और वो जो है वो यहाँ
जो यूडीएम का जो वो उसका जो पार्ट है वो बनना वो अटकता नहीं है, वो उसका पार्ट बना रहता है। यूडीएम का पार्ट ही वो इंडिविजुअल माइंड के रूप में बना रहता है। जब ऐसी स्थिति बनती है तब जाके व्यक्ति धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास कर सकता है। मतलब कि ये धारणा ध्यान समाधि के लिए फंडामेंटल चीज़ जरूरी ये है कि इंडिविजुअल माइंड स्वतंत्र रूप से वो वहाँ न्यूट्रल स्थिर रह सके और ब्रेन की प्रोसेसेस जो होनी है जितनी ज़रूरी है इतनी वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से चालू रहे। दो चीज़ अलग अलग रूप में, एक चाहे एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड है फिर भी अलग अलग रूप में जब वो काम करती है इस तरह अनइन्वॉल्वमेंट के रूप में, तब जाके धारणा ध्यान समाधि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मतलब कि तब चित्त का हम उपयोग फिर धारणा ध्यान समाधि के लिए उपयोग कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं ये कर सकते हैं। और इस तरह का जो माइंड नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड बना वही बुद्धा का माइंड है या ट्रू योगी का माइंड होता है। तो ये जो ऊपर भी बताया 3A 3B की स्टेज, वो यहाँ भी वही स्टेज होता है, उसको बुद्धा का और योगी का ब्रेन इंडिविजुअल माइंड कह सकते हैं। लास्ट बात, अर्लियर वी हैव नोटेड दैट द शास्त्रा से that Prakriti is evolved into Manas and now Manas is resolved back into Prakriti. That is the clean, all-knowing mind, the universal divine mind flowing through the thinking instrument, the brain, the computer, by being involved with the neural process become Prakriti, evolve into thought forms. That is mind involved with the neural processes. But now if we know and understand and do not involve the mind with the neural processes of the brain, the computer, the mind flows out uncontaminated and the individual mind uncontaminated and not involved with the neural processes of the brain, the computer, remains in essence the universal divine mind, the all-knowing mind. अब यहाँ अंतिम बात क्या कहते हैं कि जो पहले उन्होंने बताया था, एक शास्त्र की बात कही थी कि भाई प्रकृति इज इवॉल्व इनटू मनस एंड नाउ मनस इज रिजॉल्व बैक इनटू प्रकृति। तो मतलब क्या कहते हैं कि जो प्रकृति जो है वो जो हमारे अंदर जो प्रकृति के रूप में जो ये माइंड अंदर आता है, यूनिवर्सल माइंड अंदर आता है, इंडिविजुअल आता है, वो मनस के रूप में वो इवॉल्व होता है। अब जब ये रिवर्स प्रोसेस जब बनती है तब क्या होता है कि मनस फिर जाके प्रकृति के अंदर वो समा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि पहले के अंदर प्रकृति जो इवॉल्व मनस में होती है उसमें क्या होता है कि ये जो यूनिवर्सल माइंड अंदर आता है और थिंकिंग प्रोसेस के साथ में ये कंप्यूटर के साथ में जो उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और फिर वो दोनों चिपक के जो काम करते हैं, जो हमारा नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है, अननेचुरल स्टेट ऑफ माइंड जिसको भी कह सकते हैं, इस तरह का जो अननेचुरल स्टेट ऑफ माइंड है वो बात जो है वो प्रकृति इज इवॉल्व इनटू मनस में होती है। अब जब साधना आगे बढ़ती है तब क्या होता है कि फिर हम ये जो यूनिवर्सल माइंड अंदर आया है इंडिविजुअल माइंड के रूप में, अब जब इसको हम न्यूरल प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व नहीं होने देते हैं और उसको प्योर रूप में रहने देते हैं, अनकंटेमिनेटेड रूप में, मतलब कि वो जो अप्रदूषित अंदर जब प्रोसेस होती है ये ब्रेन की प्रोसेस के साथ वो जुड़ जाता है तो वो प्रदूषित हो जाता है। जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो अंदर आया, प्योर एक इम्पल्स अंदर आया, पर जब वो ब्रेन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गया तो क्या होता है कि वो कंटेमिनेट हो गया, वो प्रदूषित हो गया। पर जब वो न्यूट्रल रहता है, ये अंदर आया और न्यूरल प्रोसेस के साथ वो जुड़ नहीं जाता है, वो न्यूट्रल रहता है, तब जो है वो इम्पल्स जो है वो अनकंटेमिनेटेड रूप के अंदर ही फिर IASM केंद्रों से बाहर निकल जाता है। मतलब वो प्रदूषित हुए बिना बाहर निकल जाता है और ऐसी स्थिति के अंदर ये न्यूरल प्रोसेस अलग काम करती है और ये जो अंदर इंडिविजुअल माइंड आया वो अलग रूप में नेचुरल स्टेट में काम करते हैं। तो ये जो है ये
एक एसेंस ऑफ यूनिवर्सल माइंड है। ये सार रूप में ये यूनिवर्सल माइंड इस तरह अपने अंदर काम करता है कि जो कि ऑल नोइंग माइंड है, जिसको सब पता है, ऐसा यूनिवर्सल माइंड है, वही हमारे अंदर आता है। और जब वो अनकंटेमिनेट होता है, अप्रदूषित होता है, तो वो ज्ञान छोड़ के जाता है। हम उसके द्वारा कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमें किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ सुनने की, समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब व्यक्ति 3A 3B के स्टेज में, खास करके 3B के स्टेज में पहुंचता है, तो उसे फिर कोई बाहर से कोई ज्ञान लेने की ही ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक ब्यूटी है ये अंदर की एक स्थिति की। और हमारे जो संत वहाँ तक पहुँचे थे, उन लोगों के अंदर यही चीज़ हम उनकी बातों में देखते थे। कई ऐसे संत को हमने देखे, मतलब कि ऐसे संत हमारे यहाँ प्रकट हुए कि जो कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कोई उनको अंदर कोई ज़्यादा ये नहीं था, कोई शास्त्र भी नहीं पढ़े थे, फिर भी उनके अंदर से जैसे शास्त्र जो बात करते थे ऐसी ही बात उनके अंदर से निकलती थी। उसका कारण यही है कि जब यूनिवर्सल डिवाइन माइंड अपने अंदर काम करने लगता है तो इस तरह की स्थिति बन जाती है। तो यहाँ ये 28 मीटिंग ख़त्म होती है, यहाँ रुकते हैं। आज थोड़ा टाइम है, किसी को प्रश्न है तो आराम से पूछ सकते हैं। हमारे पास 5-7 मिनट बची हुई है। हेलो, हाँ बोलिए। जरा जोर से बोलना, जोर से बोलना जरा। जो हम बोलते हैं जी, उसके अंदर एक तो ये कोई आसार भी हो, और एक हम जब बुक रखकर बैठ कर वो प्रैक्टिस करते हैं जी, तो जो बुक रख के प्रैक्टिस करते हैं उसको त्रिशक्र बोलते हैं, या फिर जो हम नहीं, ऐसा नहीं है। आप फंडामेंटल बात ही आपने नहीं समझी है या किसी ने समझाया नहीं है। 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग एक किसको कहते हैं कि जिसके अंदर 3 स्टेप है, टेक्निक, वॉल्यूम और रिदम। और इसका अभ्यास तो हर चीज़ के अंदर पढ़ना करता है, चाहे आप बुक रख के करते हैं या बैठे बैठे करते हैं, म्यूज़िक के साथ करते हैं, वो सबकी सब चीज़ 3 स्टेप ही है। 3 स्टेप का मतलब ये है कि जिसके अंदर टेक्निक का भी हमने उपयोग किया। टेक्निक मतलब क्या कि जो छाती और पेट, जो डायफ्राम से हम ब्रीदिंग करते हैं, छाती और पेट का उपयोग करते हैं, उसको टेक्निक कहा जाता है। वॉल्यूम मतलब ये है कि कितना श्वास लेना है। तो ये डीप ब्रीदिंग नहीं है, रिदमिक ब्रीदिंग है। तो उसके अंदर हम बहुत गहरी श्वास नहीं लेते हैं, नॉर्मल श्वास होता है, इसी तरह इसको वॉल्यूम कहते हैं। और रिदम जो है वो 1 2 3 5 6 के जो ऑर्डर में अंदर हमारे अंदर जो श्वास आता है उसको हम रिदम कहते हैं। 1 2 3 में श्वास लेना है और 5 6 में छोड़ना है। ये तीनों मिलके 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग या 3SR भी कहते हैं। तो ये तो तीनों तो हमें सब जगह पर करना है, चाहे किताब रख के भी करते हैं या बैठ के करते हैं, दीवार के पास खड़े रह के करते हैं, कोई भी स्थिति के अंदर हम जब करेंगे तो वो सब 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग या 3SR भी होगा। उसमें कोई दो अलग चीज़ है ही नहीं। ठीक है, समझे? जैसे हम राधे कृष्णा म्यूजिक लगाकर उसके साथ आधा घंटा भी मतलब वो प्रैक्टिस भी करते हैं, हाँ, उस वक्त भूख नहीं होती है, और वैसे मतलब कि हमारा कंटिन्यू चल रहा है काम करते हुए। और एक वो होते हैं जैसे हम सुबह उठकर जो DSR की प्रैक्टिस करते हैं। अरे आप कुछ भी करेंगे, आप ये तीनों चीज़ होगी तो वो 3SR भी होगा। वो चाहे आप राधे कृष्ण के अंदर करिए, बैठ के करिए, लेट कर करिए, बुक रख के करिए, बिना बुक करिए, वो आप जो बात कर रहे हैं ना वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए बन जाती है कि जो बेसिक जो इनर डिसिप्लिन के अंदर ये टेक्निक बताई है, और उस समय म्यूज़िक नहीं था तो इस तरह बताया नहीं था कि ये म्यूज़िक के साथ इसको ऊपर नीचे करना है। तो और आप लोग दूसरी किताब के अंदर ये चीज़ पढ़ते हैं और वो किताब के अंदर खाली लिखा होता है कि भाई इस तरह श्वास लेना है, छोड़ना है, इसको 3SR भी। पर 3SR भी जो है एज ए होल ये तीनों चीज़ होती है तब 3SR भी होता है। तो बुक से श्वास लेना वो तो पहली टेक्निक है। तावरिया जी ने इनर डिसिप्लिन में वो टेक्निक बताया है। ये लेट जाओ और किताब को आप चेस्ट के ऊपर रखो, पेट के ऊपर रखो और इस तरह ब्रीदिंग करो, तो एक टेक्निक डेवलप होती है, इसलिए उन्होंने बताया। पर ये 3 स्टेप का ही भाग है, वो कोई 3 स्टेप से अलग है नहीं, ये समझना है। अब समझ में आ गया सर ये। हाँ,
कि क्रिया सर्वे टोटली क्या चीज़ है। हाँ, इस तरह समझना है। और किसी को कोई प्रश्न है? आयोग सर। हाँ बोलो, अभी दो 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 व्यक्ति आ गए, कोई एक बोलिए। हाँ बोलो राजू भाई, बोलो पहला। हाँ हाँ सर, अभी एक मुझे अभी एक ये आया, हाँ। सजेशन या जो भी है प्रश्न हाँ। कि वाइल डूइंग अगर हम ये कर रहे हैं, 3 स्टेप का प्रैक्टिस करते हैं, हाँ। whenever we get time, whenever we feel के ऐसा कुछ मतलब कि, तो ये यूडीएम हमारे अंदर में आता है, ऐसा कुछ विजुअलाइजेशन कर सकते हैं? विजुअलाइजेशन करना है? हाँ, तो मतलब कि वाइल डूइंग 3 स्टेप। हाँ कर सकते हैं, वैसे तो वो आता ही है, हम उसको सेंस नहीं करते हैं। बाकी जो इम्पल्स अंदर आते हैं 120 वो यूडीएम ही आता है ना, और वो 120 फिर हमारे इंडिविजुअल माइंड बन जाता है। तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं, वो तो हकीकत में आता ही है, पर आप वो इतनी सूक्ष्म चीज़ है कि उसको आप विजुअलाइज कैसे करेंगे? नहीं, हाँ कॉन्शियस हो सकते हैं ना कि भाई हमारे अंदर आ रही है यूडीएम। हाँ, कॉन्शियस आप बन सकते हैं। इसको विजुअलाइज करना मुश्किल है, क्योंकि विजुअलाइज करने के लिए कोई ठोस चीज़ चाहिए। जी। आप बिल्कुल आप कर सकते हैं, और अच्छी चीज़ है। जैसे कि आप शांति से बैठो, 3 स्टेप करो और ऐसा फील करो कि देखो मेरे अंदर ये यूडीएम आ रहा है, और इस तरह उस दौरान जो ये कंप्यूटर ब्रेन है उसको एकदम शांत कर दो, तो आप फील कर पाओगे कोई पॉइंट के ऊपर कि हाँ ये यूडीएम अंदर आ रहा है, काम कर रहा है। ओके, थैंक यू। वो कॉन्शियसली करना चाहिए, लेकिन यू शुड बी ऑलवेज कॉन्शियस। हाँ बिल्कुल, जहाँ तक बन सके वहाँ तक कॉन्शियस रहना चाहिए। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। बोलो कंचन बेन, आपको पूछना था? जी सर, वही विजुअलाइजेशन के जो 5 मेथड है सर जी, तो उसका थोड़ा सा ब्रीफ चाहिए था मुझे। 5 कौन है? 3 मुझे याद है, 2 ध्यान में नहीं आ रहा है। नहीं वो 5 इंद्रिय का है, उसमें आप अपने आप से कोई भी बना सकते हैं। जैसे कि आँख का विषय है देखना, ऐसे ये सब करना है तो आँख बंद करके करना है, पर आँख का विषय देखना है तो क्या करना है कि भाई आप आँख बंद करके आँख के सामने एक चीज़ लाओ, जैसे कि कोई फूल है या कोई और चीज़ है, तो उसको आँख के सामने फूल को लाओ और उसको देखने का प्रयत्न करो। क्लियर कट जो फूल होता है, इसका कलर होता है, तो वो एक टेक्निक बन जाएगा विजुअलाइजेशन की आँख की। फिर इसकी स्मेल का हम ये करेंगे, कोई फूल का या कोई अगरबत्ती का या कोई और चीज़ का, कोई सेंट को याद करके या अगरबत्ती को याद करके या कोई फूल को याद करके हम उसकी स्मेल को ये प्रयत्न करते, स्मेल लेने का, उसको याद करने का, तो वो स्मेल की ये टेक्निक बन जाएगी विजुअलाइजेशन की। इसी तरह कानों के अंदर कोई मधुर संगीत पड़ रहा है, इस तरह आप कोई फ्लूट या जो कोई सुना है तो वो फिर से आपको जैसे सुनाई दे रहा है इसी समय, तो वो फिर कान का विजुअलाइजेशन हो गया है, ज्ञानेंद्रिय का। इसी तरह जीवा के अंदर जो हमारा जो टेस्ट होता है, तो जब कोई चीज़ को हम याद करते, जैसे कोई स्वीट को याद किया या कोई खट्टी चीज़ को याद किया, तो किस तरह हमारे मुंह में पानी आता है, तो वो चीज़ वो टेक्निक से वो विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं। एक जैसे कि नींबू को याद किया, नींबू को आप विजुअलाइज करो और आपके मुंह के अंदर पानी आने लगा, तो ये उसकी टेक्निक हो जाती है। और लास्ट में जो स्किन है, मतलब त्वचा जो है, तो हमें अनुभव होता है कि कभी कभी हमारे त्वचा के ऊपर कोई कीड़ी चढ़ जाती है, कुछ रेंगता है, तो किस तरह सेंसेशन हमें फील होता है। या जब हम खुद अपना हाथ अपने स्किन के ऊपर इस तरह घुमाते हैं तो कैसा सेंसेशन होता है। तो इस तरह की जो सेंसेशन हम लेते हैं उसको याद करो, तो फिर ये 5वां विजुअलाइजेशन बन जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक, जैसे तावरिया जी ने बताया था कि भाई कोई एक चीज़ को लो, फिर ऐसा विजुअलाइज करो कि वो चीज़ बड़ी होती जाती है, फिर धीरे धीरे करके वो एकदम छोटी हो जाती है, इस तरह की इसको विजुअलाइज करो। तो बहुत सारी चीज़ें, और मेरे ख्याल से मैंने देखा नहीं है पर इंटरनेट पर भी
आपको यूट्यूब पर ऐसी टेक्निक कुछ मिल जाएगी, उसमें भी होगा विजुअलाइजेशन का, क्योंकि ये बहुत प्रचलित चीज़ है। ठीक है सर। जी सर, हरिओम। हरि अच्छा, 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ कनेक्ट करके और भी नई टेक्निक को भी जी फॉलो कर सकते हैं। जी 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 प्रणाम सर। प्रणाम। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट वीक में फिर 21st मीटिंग जो है वो रीड करेंगे और आगे कुछ समझने का प्रयत्न करेंगे। तब तक आप थोड़ा ये सब करो, जो राइट मिड ब्रेन का ये सब हम पढ़ते हैं, पैरासिम्पेथेटिक का, तो कुछ करो इसे, कि जिससे ये सारी चीज़ें कुछ काम में हमारे अंदर बॉडी ब्रेन सिस्टम में काम करना चालू हो जाए। ऐसा प्रयत्न हमें करना चाहिए। ठीक है, तो रुकते हैं, नेक्स्ट वीक मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।